भाटी। राम राम। राम राम दीदी। क्या हाल है? ठीक है दीदी, आप बताओ। बढ़िया। आज तो आप थोड़े फ्रेश फ्रेश लग रहे हो। अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। ऐसे ही रहा करो। कहीं जाना होता है तो ऐसे ही हो जाता है। आज डॉक्टर डॉक्टर खेलना है। अच्छा, डॉक्टर डॉक्टर खेलना है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मैं बीच में मतलब फिर उठ के जब जाते समय मोबाइल चलूँ। अच्छा बेटा, मुझे एक चीज बता। जो हाँ जी। गुरुजी ने भेजा था वर्ष जो चार्ट्स भेजे थे, जी दीदी। उसमें ना तेरे को कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं हुआ? मुझे थर्ड और फोर्थ चार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि प्रश्न मेन कुंडली कौन सी है, प्रश्न कुंडली कौन सी है। फरीदाबाद वाले तक का तो क्लियर है, वो क्लियर हो गया। उसके मैंने बाद दीदी, थर्ड एंड फोर्थ। नहीं दीदी, मैंने सिर्फ दो ही पढ़ी थी उस समय ना। फिर मैं पढ़ ही नहीं पाई। फर्स्ट और अच्छा, सेकंड ही पढ़ी थी मैंने। फर्स्ट और सेकंड क्लियर है, थर्ड एंड फोर्थ में ना वो एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा है चार्ट। कौन सी अच्छा। जन्म कुंडली है, कौन सी वर्ष कुंडली है। और वो तीन है एक साथ, तो मुझे क्लियर नहीं हुआ। नहीं, इसलिए मैं मैंने कहा कि चलो। पूछते दीदी, एक छोटा सा मेरे को एक कंफ्यूजन हुआ। है तो बड़ा हम्म। बेसिक सा, पर आपसे पूछ रही हूँ। ऐसे ही मैं सोच रही थी रैंडम कुंडली, कि जैसे मान लो हमें हम्म। फोर्थ हाउस को देखना है। फोर्थ हाउस में हम्म। गुरु बैठा है। और हम्म। मैंने मतलब रैंडम कुंडली बता रही हूँ आपको, किसी की कुंडली नहीं है। सेवेंथ हाउस हम्म। में शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, और वो अपने ही घर को देख रहा है। सपोज करो कि कुंभ लग्न की पत्रिका है। लेकिन हम्म। केंद्र त्रिकोण में अशुभ ग्रह आ रहे हैं। तो हम हम्म। उस फोर्थ हाउस को पीड़ित, जैसे गुरुजी ने कहा था कि किसी भी भाव का जब हमें विचार करना हो, तो उस भाव को लग्न बना दे। जैसे मान लो मैं हम्म। फोर्थ हाउस का विचार कर रही हूँ, तो मैं फोर्थ हाउस को लग्न बना देती हूँ। और मैंने फोर्थ हाँ। हाउस को लग्न बनाया, तो केंद्र में और त्रिकोण में अशुभ ग्रह आ गए। लेकिन वैसे अगर नॉर्मल देख रहे हैं, तो गुरु भी बैठा है, शुक्र भी अपने घर को देख रहा है, तो फिर हम उसको पीड़ित माने या ना माने, ये मेरे कंफ्यूजन। ख्याल से वो जो जब जिस भाव की आप बात कर रहे हो उसको घुमा के जब आपने बनाई है, तो आई हम्म। थिंक उस भाव का वो लग्न बन गया। फोर्थ हाँ वो। हाउस जैसे आप कह रहे हो लग्न बन गया। हाँ। तो जहां जहां जैसे वो फिर वो सेकंड थर्ड फोर्थ हाउस गिनते चले जाओ। तो जी। उस फोर्थ हाउस के लिए थर्ड भाव में अगर कोई वो है, पराक्रम वाले भाव में कोई अशुभ ग्रह आ गया, तो वो फोर्थ हाउस के लिए वो वहां पे अशुभता दे देगा। नहीं, थर्ड हाउस में ऐसे। तो अशुभ ग्रह चल जाएंगे, और गुरुजी ने तीन रूल बताए थे कि केंद्र हाँ। त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, 3 6 11 में अशुभ ग्रह हो, और हम्म। 6 8 12 या तो खाली हो या फिर उसमें शुभ ग्रह हो। तो ऐसे ही मैं सोच हम्म। रही थी कि कब ये, ऐसे तो अगर हम नॉर्मल नंगी आंखों से देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रही है कुंडली, कि गुरु हम्म। बैठा हुआ है, बुध भी। नमस्कार आप गुरु लोगों को। गुरुजी सादर प्रणाम। गुरु जी नमस्ते प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्ते गुरु। नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों के? गुरुजी बस आपका आशीर्वाद है। बस गुरुजी। बारिश नहीं हो रही गुरुजी, बस ये अच्छा। प्रॉब्लम है। गर्मी यहाँ पड़ तो रही है। कल परसों में बारिश हुई थी थोड़ी बहुत। हमारे पर यहाँ आज ही हुई बहुत। हमने हाँ। बैंगलोर वालों ने सारी बारिश उधर भेज दी है, हमारे हाँ नहीं हो हाँ। रही। अच्छा अच्छा। और विश्वजीत, तुम्हारा क्या हाल चाल है मुंबई का? सर मैं भी बैंगलोर में हूँ सर, दर्शन दुर्लभ हो गया है बारिश का। अच्छा, तुम भी और बेंगलोर में ही हो? जी सर।
वैसे सर अच्छा। मैं कुछ बोलना भी चाह रहा था हम्म। क्लास स्टार्ट होने से पहले। अभी आपसे एपीए में स्टार्ट किया था और एस्ट्रोटॉक ज्वाइन किया। अभी 1 लाख मिनट का कंसल्टेशन वहाँ पे पूरा हो गया। तो हम्म। उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाह रहा था कि आपके सानिध्य में आके जो मुझे ये सब मतलब वैसे प्लेटफॉर्म पे 1 लाख मिनट पूरा करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि जितना नंबर प्रेशर है, जितना चीजें हैं वहाँ पे, और रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं, रिटेन भी कस्टमर है, मतलब 1.5 1.5 साल से लोग बात करते आ रहे हैं कंटिन्यू। तो ये सब हम्म। सिर्फ आपकी ही कृपा से संभव हो पाया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी कहना चाहता था। अरे बहुत बहुत। और बताओ, और कैसा चल रहा है? 1 लाख मिनट्स कंप्लीट हो गए तो कितने लाख रुपए कमाए विश्वजीत? हेलो, आवाज नहीं आ पैसे रही की है? बात पे आवाज बंद हो जाती है सबकी। ना ना, ऐसा नहीं है कुछ। मेरा मेरा वो कोई मतलब नहीं है। तो धन्यवाद हमारा नहीं, धन्यवाद अपने परिश्रम को दो। हम तो चाहते हैं कि लोग जो है आ, आगे बढ़ें और पढ़ें लिखें और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ें, हमारा भी नाम रोशन करें, साथ में अपना भी नाम रोशन करें। एक ही विधा को नहीं, अनेक विधा को पढ़ें और ज्योतिष को इतना जाने कि ज्योतिष की जो स्थिति है ना उसको संभालने का प्रयास करें। इसीलिए कहीं भी जाओ, अपना छाप छोड़ो। अगर छाप छोड़ पाते हो तो हमारे विद्यार्थी हो, ठीक है ना। छाप नहीं छोड़ पाते तो कहीं से पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा है। हम और लोगों को प्रेरित करेंगे। जीवेश जोशी को भी बोले हैं कि, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं कि तुम पैसा कमाना, इसीलिए बोल रहे हैं कि वहां जाकर के एक्सपीरियंस गेन करना, कस्टमर कैसे रिटेन होते हैं ये सीख पाओगे। कस्टमर रिटेंशन पावर हमारे अंदर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। मैं बैठा रहता हूँ, 2 4 कंसल्टेशन आ जाते हैं, खुश हूँ, ठीक है। ज्यादा करने का क्या जरूरत है? अगर 2 भी आ गए तो 2100 रुपये लेता हूँ, 4200 रुपया हो गया। क्या करना है ज्यादा पैसा, कुछ पढ़ा भी लेता हूँ, ठीक है ना। अपना एक स्टाफ अनीता है, खुश रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। मकान पे किराया देना है और तो कुछ करना है नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए, और हम तो कहेंगे जम के सभी लोग आगे बढ़ें। जितना जम के आगे बढ़ेंगे, 1 आध साल के बाद हम भी कुछ प्लानिंग करेंगे लंबा चौड़ा। तो फिर उस समय हम सभी का नाम पहले से बाजार में होना चाहिए, पहले से बाजार में हमारा छाप होना चाहिए। यहाँ जीवेश जोशी कोई है, अनुराधा जी कोई है, विश्वजीत कोई है, ओम प्रकाश कोई है, ठीक है ना। तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष पत्रिका को अभी तत्काल प्रभाव से कंप्लीट माने और आगे बढ़ें। आगे जब कभी भी जरूरत होगा फिर डिस्कस करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग कंप्लीट मानेंगे। तो कुछ श्लोक पहले ताजिक नीलकंठी से मेरे हाथ में है, और इसमें प्रश्न तंत्र में आते हैं। और उसको पढ़ने से होता क्या है ना, हम तो पढ़ा ही देंगे कुछ न कुछ किसी भी मैटर पे। जैसे एस के तिवारी जी को है कि सर हमको मायावती का प्रचार करने कहिएगा, इस चौक पे तो मायावती का कर लेंगे, अगले चौक पे जो है सो अ, जय श्री राम बोल करके बीजेपी का प्रचार कर लेंगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी का प्रचार कर लेंगे। हाँ, मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर उनके पास अपना स्पीच है। तो हमको भी इतना सा लगता है कि हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो घंटा 1.5 घंटा तो बोल ही डालें, ठीक है ना। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब स्टार्ट कर रहे हैं ना तो वहां दैवज्ञ जो भी रहे हो, ताजिक नीलकंठी के अभी हमको याद नहीं है,
वैसे इसका व्याख्या रामचंद्र पाठक जी ने किया है। अनंत देवज्ञ। हाँ, अनंत देवज्ञ शायद इसके रचयिता है। अच्छा, तो वो पहला श्लोक लिखेगा तो बहुत दिमाग लगाएगा। कोई भी आदमी सोचता है स्टार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हो ना। आप घर में कोई भी चीज करते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश ही करते हैं, देखते हैं उस दिन केले वेले का गेट वेट बनवाते हैं, कलश वलश रखते हैं, पूरा घर सजाते हैं और फिर फूल वूल लगवाते हैं, फिर गृह प्रवेश करते हैं। पहला दिन एकदम उत्सव जैसा होना चाहिए। उसी तरह से जो बुक लिखते हैं उसका पहला जो श्लोक है या पहला 2 पेज है 10 पेज है, वो आपको रोचक लगेगा। बाद में वो सब्जेक्ट भटक गए कोई बात नहीं, लेकिन वो बड़ा रोचक होता है। इसमें लिखा गया है दैवज्ञस्य ही दैवेन सद सत फलवांक्षया अवश्यम गोचरे मर्त्य सर्व समुपनीयते। अब इसकी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सरलार्थ या कुंतला करके लोग लिख देते हैं कि हमने इसका शाब्दिक अर्थ भी नहीं दिया, एक सरल अर्थ बता दिया आपको समझने के लिए। तो वो लिखा है कि ज्योतिष यदि दैव बल से, दैव बल का मतलब होता है अपने ज्ञान चक्षु से, यही समझना, शुभाशुभ फल कहना चाहे तो ग्रहों के संचार से, जो ग्रहों का ट्रांजिट है ना, उसके संचार से मनुष्यों को सब शुभाशुभ फल कह सकता है। इसका मतलब आज जो इसने कहा, ये तो हमारे एक सिद्धांत को खारिज कर देता है कि हम कहते हैं 15% से ज्यादा गोचर देखना ही नहीं चाहिए। और ये तो यहाँ कह रहा है कि शुभाशुभ फल कहना चाहे तो ग्रहों के संचार से, संचार मतलब जो गति में चल रहा है, मनुष्यों को सब A to Z शुभाशुभ फल बता सकता है। समझ गए? इसका मतलब है कि यदि हम ट्रांजिट को महत्व दे दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसीलिए ट्रांजिट का फल जो है कई तरीके से हम लोगों को प्राप्त होता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर धीरे धीरे अभ्यास भी कर रहे होंगे आप लोग, ये भी बात हम मान करके चलते हैं। तो और यहाँ तो पूरा रिजल्ट ही ट्रांजिट के ऊपर निर्भर करता है। समझ गए? पूरा रिजल्ट ट्रांजिट के ऊपर निर्भर करता है और कोई चीज के ऊपर निर्भर नहीं करता। प्रश्न अभी पूछा, अभी का ट्रांजिट लगाएंगे। प्रश्न कल सुबह पूछेगा, कल सुबह का ट्रांजिट लगाएंगे। क्या बदल जाएगा? लग्न, चंद्रमा, ग्रहों की थोड़ी डिग्रियां, बाकी तो कुछ बदलने वाला है नहीं। और उससे कहा जा रहा है कि मनुष्यों को सब, सब का मतलब टोटल, आप समझिएगा, शुभाशुभ फल कह सकता है। यहाँ एक ही चीज लगाया है, सकता है। ठीक है ना? कह देंगे ये नहीं लिखा, कह सकता है। उसके बाद लिखता है कि अस्त्रो शिष्य पूरा विष्णुर ज्ञानार्थे समुपस्थित वच लोकनाथो अपि ब्रह्मा प्रश्ना दिनिर्नयम नयम। ठीक है। एक समय ब्रह्मदेव की कर्मफल जानने की इच्छा हुई, तब वे उसे जानने को विष्णु जी के समीप गए। ब्रह्मा को कर्म फल जानने का इच्छा हुआ कि कर्म का फल क्या होता है, वो किसके पास चले गए? विष्णु जी के पास। और वहां विष्णु भगवान के मुख कमल से प्रश्न आदि का निर्णय सुनकर ब्रह्मा जी ज्योतिष शास्त्र द्वारा जगत में इसका प्रचार किया। अब देख लीजिए, पहले तो हम लोग जानते थे कि ब्रह्मा जी ही इसके सब कुछ जानने वाले हैं। आज पता चल रहा है कि नहीं, इसमें भी चक्रधारी का कोई ना कोई गोल गोल घुमाने वाली बात है।
ठीक है ना। इसका मतलब है कि वो चक्रधारी विष्णु भगवान यहाँ भी उपस्थित हो गए, उससे तो परे कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। वो टहला देते हैं कि ये शिव के पास चले जाओ, तुम ब्रह्मा के पास चले जाओ, सब करता बैठ करके विष्णु ही है। ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी को ऑल इन ऑल है कि ब्रह्मा जी इस विषय का काम करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी को जरूरत महसूस हुआ कर्म फल जानने का, वो किसके पास चले गए? विष्णु जी के पास चले गए, और विष्णु जी ने जो बताया फिर वो उसका अपना प्रचार प्रसार करने के लिए आगे निकल गए। चलिए आगे। तो आज 2-4-10 श्लोक ही पढ़ेंगे हम, आप लोगों को समझाने के लिए 2-4-10 श्लोक ही पढ़ेंगे। वैसे तो पिछले क्लास में ना पूरा श्लोक पढ़वा लिया था हमसे लोगों ने, नहीं गुरुजी श्लोक विषय ही पढ़ाते हैं वही अच्छा है, लेकिन इस बार नहीं करेंगे, इस बार श्लोक पे ही खाली जोर नहीं रहेगा। कहता है तस्मान नृपः कुसुम रत्न फला गृहस्थ प्रातः प्रणम्य बर येदपि प्रांग मुखस्थः होरांग शास्त्र कुशलान हितकारी नश्च संहृत्य दैव गण कान सक्रिदेव पृच्छते पृच्छेत। राजा आदि या सामान्य जनों को, पहले तो राजा ही, क्योंकि पैसा राजा के पास था, राज ज्योतिष राजा रख सकते थे, राजा किसी विद्वान को धन दे करके अपने विषय में पूछ सकते थे। सामान्य इंसान को तो के लिए तो अपना जीवन जीना ही कठिन था, समझ रहे हो। सामान्य लोग अपना जीवन निकाल लें, पूरी जिंदगी गुजार लें, यही कठिन था। आज से 100 साल पहले की ये बात है, बहुत दूर नहीं गए। और अब वर्तमान समय में हम सभी लोग चेष्टा करते हैं कि हम भी सुखी हो सकते हैं, हमको भी काम चाहिए। आज से 100 साल पहले कौन काम मांगने राजा के पास जाता था? समझ रहे हो नहीं, कोई नहीं जाता था काम मांगने। जो खेती किसानी गृहस्थी जो चलता है, जैसे भोजन मिल रहा है मिल रहा है। रोग हो गया अपने ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ठीक हो गया तो मर जाएंगे। कोई वैद्य नहीं मिलता था, क्योंकि वैद्य भी राज वैद्य होते थे, वो भी कुछ धनी मानी लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के इसमें बात करते थे। अब तो हॉस्पिटल्स है, आप एम्स में चाहो, आपके पास पैसा है या नहीं है, एक भिखारी को भी भर्ती करा सकते हो। तो समय बदला। तो यहाँ कहा जाता है राजा आदि जनों को चाहिए कि प्रश्न करने के समय दाहिने हाथ में फूल रत्न तथा फल आदि वस्तु लेकर प्रातः काल के समय नारायण, नारायण मतलब श्री विष्णु को प्रणाम करके पूर्व मुख बैठे, पूर्व मुख बैठे। अर्थात आप यहाँ इस बात को समझना कि ज्योतिष को पूर्व मुख होकर के बैठना चाहिए, पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए। ज्योतिष कभी भी पश्चिमाभिमुख दक्षिणाभिमुख ना बैठे, पूर्वाभिमुख बैठे। अगर पूर्वाभिमुख बैठने में दिक्कत हो तो कोशिश रहे कि उत्तराभिमुख बैठ सके, लेकिन पूर्वाभिमुख ही ज्योतिष। आप लोग कभी अपना ऑफिस खोलिएगा तो कोशिश ये रखिएगा कि आपका मुखमंडल पूरब की ओर। ठीक है। पूर्वाभिमुख बैठे और होरांग शास्त्र के कुशल और हित चिंतक ज्योतिषी पंडितों को बुलाकर थोड़े शब्दों में केवल एक प्रश्न करें, और वो भी थोड़े शब्दों में। और यहाँ क्लियर लिखा है कि होरांग शास्त्र के में कुशल और हित चिंतक, जो कुशल नहीं है उसको नहीं बुलाना, न उसके पास जाना। हित चिंतक ज्योतिष पंडितों को जो अन्य लोगों का भी हित चाहने वाला हो, किसी का अहित करने वाला न हो, ऐसे पंडितों को बुलाकर थोड़े शब्दों में, कम से कम शब्द में एक प्रश्न पूछे। आगे चल करके
कई प्रश्नों के उत्तर देने का भी हल बताया गया है, लेकिन रियल में क्या कहा जाता है कि एक ही प्रश्न पूछें, मेरी शादी हो जाएगी। कितना कम शब्द है, मेरी शादी हो जाएगी, 4 शब्द। मुझे इस वर्ष नौकरी प्राप्त होगी, कितना कम शब्द है, ठीक है ना। बहुत बड़ा मोदी जी ये हैं, उनका राजस्थान में ऐसा हालत है, उत्तर प्रदेश में ये है, बिहार में ये है, दक्षिण में ये है। अब बताइए आपकी मोदी जी जीतेंगे कि हारेंगे? अब हमको सब प्रदेश देखना पड़ेगा, सब जगह जाना पड़ेगा, फिर जाकर के टोटल करना पड़ेगा। फिर उससे अच्छा है मोदी जी जीतेंगे या हारेंगे। 4 शब्दों का प्रश्न है। आप सब समझिएगा कि प्रश्न कम से कम शब्दों में होना चाहिए, ज्यादा शब्द नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गए? आज हमारे लाइव क्लास में किसी ने पूछ लिया था कि मोदी जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ठीक है ना। हमने जिता दिया, क्या दिक्कत है? हमको हराने से तो कोई लेना देना है नहीं, जीत जाए। पराशर जी ने पूछा जी तो कम से कम शब्दों में हम लोगों को प्रश्न करना चाहिए, और हमेशा हम अपने विद्यार्थियों को भी यही कहते हैं कि एक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पहले सीखो, फिर अनेक प्रश्नों के उत्तर में अपना दिमाग उलझाना। पहले जो यहाँ कहा गया है, होरांग शास्त्र कुशलान हितकारिणस्य संहृत्य देव गणकान सकृदेव पृच्छेत। तो आप लोग समझ गए? अच्छा, ये चूंकि ये प्रश्न लग्न है, इसके वजह से आपको कहा जा रहा है कि नारायण का ध्यान कर लेना चाहिए कि हे भगवान, हम जो आज प्रश्न पूछे हैं उसका हमको उचित उत्तर मिले, ताकि हमारा मार्गदर्शन हो सके। इसीलिए प्रश्नकर्ता को चाहिए वो प्रश्न करने से पहले अपने ईश्वर को, इष्ट देव को याद करें, और उसी तरह से जवाब देने वाले को भी चाहिए कि वो अपने दैवज्ञ शक्ति से ईश्वर की भक्ति करते हुए अपने ज्ञान का जो भी डीप से डीप ज्ञान है, जो भी गहरा ज्ञान है, उसमें उतरकर प्रश्नों का उत्तर दे। आजकल क्या हो गया, कभी भी लोग फोन करेंगे, जरा मेरा प्रश्न लगन लगाइएगा, तो अरे भैया पता नहीं मैं कहाँ सो रहा हूँ कि खा रहा हूँ, तुम कहाँ क्या कर रहे हो, प्रश्न लगन कहीं भी जवाब मिल जाएगा। अपना प्रश्न लगन लगवा रहे हो, क्या बात? तो वैसे प्रश्न लगन जो मन चाहा, जब मन चाहा तब लगवाया, उसके प्रश्नों का उत्तर सही नहीं होता। चाहे आपने जितनी भी ताकत लगाई हो, वो प्रश्न अनुत्तरित रह गया, उसका उत्तर सही नहीं होगा। हम लोग धर्म और संस्कृति को मानने वाले हैं, इसीलिए तरीके से आइए तो आपको फायदा होगा, और तरीके से नहीं आएंगे तो फायदा नहीं होगा। क्लियर हो गया? आगे लिखता है, 10 भेदम ग्रह गणितम जातकम वलोक्य निर्वशेषमपि यह कथयाति शुभम शुभम तस न मिथ्या भवेद्वानि। लिख तो दिया है यहां, लेकिन इसकी चर्चा आगे नहीं किया है। ये बड़ा तकलीफ होता है कि मूल श्लोक स्टार्ट में लिख देते हैं और उसके आगे चर्चा प्राप्त नहीं होती, तो सर पटकने के अलावा और कोई इलाज नहीं है।
कहाँ जाओगे? नहीं मिलेगा। ढूंढते रहो, वेदों में, पुराणों में, अलग अलग पुस्तकों में, नहीं मिलता। यहाँ लिखता है 10 भेदम ग्रह गणितम जातकम वलो की निरवशेष सम्पत्ति, दीप्तादि अवस्था के 10 भेद होते हैं। आगे आप लोगों को पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्रह है उन ग्रहों के गणित, भाव बलाबल, जातकादि संपूर्ण प्रश्न संबंधी गणित को देखकर अच्छे प्रकार से विचार कर शुभ व अशुभ फल कहने वाले पंडित की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। अब ये जो 10 विद्या की बात तो कह दी, लेकिन 10 विद्या का आगे अब 10 अवस्था का जो दीप्तादि अवस्था है, इस 10 अवस्था का आगे जो है जो वर्णन नहीं किया गया है। अच्छा, ये दीप्तादि अवस्था मैं आप लोगों के लिए बोल देता हूँ। वहां जाकर के एक बार देख लेना और वहां भी जाकर के पढ़ना। मैंने अवस्था फल पढ़ाया हुआ है, तो आप YouTube पे भी जाकर के दीप्तादि अवस्था पढ़ सकते हैं। आप लोग भी होरा पराशर में जरा देखिए ना, विषय सूची में। ग्रह अवस्था अध्याय 164, 46 नंबर, अध्याय संख्या 46 और पेज संख्या 164। इसको एक बार रीडिंग मार लीजिएगा अगले क्लास आने से पहले। ठीक है, ग्रह अवस्था अध्याय। ठीक है, बहुत बड़ा अध्याय नहीं है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ दीप्तादि अवस्था नहीं है, बहुत प्रकार के अवस्थाओं का वर्णन कहा गया है। ठीक है ना, तो पूरे अवस्था का चैप्टर ही आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो ये आप लोगों के लिए अभी बस इतना ही। अगले क्लास में हम दीप्तादि अवस्था संभव हुआ तो पढ़ा देंगे। उसके बाद कहता है विनियवा, ये तो हम लोगों को यही बताया गया कि दीप्तादि अवस्था भेद से 10 प्रकार के जो दीप्तादि अवस्था है उन ग्रहों को गणित, भाव, बल आदि के द्वारा पूर्ण रूप से जान करके और अच्छे प्रकार से गणित को विचार करके जो शुभ और अशुभ फल कहते हैं उसकी बात कभी मिथ्या नहीं होती। चलिए, उसके बाद लिखता है विनया वनताय दीयमाना प्रभवेत कल्प लतेव सत्फलाय। अब इसके लिए कहता है यह विद्या विनय नम्रता वाले को ही दी जाने पर सफल होती है। अब हमको नहीं पता आप लोग कितने विनय और नम्रता वाले हैं, लेकिन अगर नहीं है
तो अपने अंदर विनय और नम्रता ले आए। विद्या ददाति विनयम और विनयम ददाति पात्रताम, ऐसे श्लोक है। ठीक है, तो जब विद्या ले रहे हैं तो विनय आ ही जाएगा, ये हमारा अपना विश्वास है, इसीलिए पढ़ाते जा रहे हैं। कहा जाता है क्षुद्र, पाखंडी, धूर्त, श्रद्धा रहित उपासक, इन अयोग्य पुरुषों को पूछने पर भी प्रश्न का उत्तर यथार्थ नहीं होता। यदि कोई धूर्त है, कोई पाखंडी है, कोई श्रद्धा रहित है, क्षुद्राखंड धूर्तेषु श्रद्धाहीनोपहास के ज्ञानम न तथ्यता मेति यदि शंभु स्वयं वदेत। और ये हम नहीं कह रहे हैं। क्षुद्र, क्षुद्र मतलब आप लोग समझते ही होंगे, इधर का उधर, उधर का उधर करने वाला, उल्टा पुल्टा काम करने वाला, उसको क्षुद्र बोलते। शूद्र नहीं है, क्षुद्र। पाखंडी, बड़ा सा तिलक लगा लिया है और भगवा चोला पहन लिया, आता जाता कुछ नहीं है, पाखंड करता है। धूर्त, जो एक दूसरे को ठगने का काम करता है। श्रद्धा रहित उपहासक, जो उसके जिसके अंदर श्रद्धा नहीं हो। उपहासक का मतलब होता है दूसरे का उपहास उड़ाने वाला, आपके विषय में कुछ भी बोल के हंस रहा है, किसी का भी उपहास उड़ाने वाला। कहता है इन अयोग्य पुरुषों के पूछने पर भी प्रश्न का उत्तर यथार्थ नहीं होता, फिर चाहे स्वयं शंभु भी इसको उत्तर क्यों न दें। अर्थात अगर शंकर भगवान भी इसको उत्तर देंगे तो भी वो सही नहीं होगा, तो हमारे और आपके देने से कहाँ होगा। समझ रहे हो ना? तो कई लोग इस तरह से जो पूछ लेता था, बताइए पंडित जी हम जा रहे हैं किसी काम से, मेरा काम होगा या नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे, और ये कि आज हाँ ना में जवाब देगा, कल आके बताएंगे हैं आप तो कल बोले थे काम हो जाएगा, हुआ नहीं मेरा। तो ऐसे उपहासक लोग होते हैं। तो ऐसे को स्वयं शंभु अर्थात शंकर भी यदि जवाब देना चाहे तो उसका भी जवाब सही नहीं होगा। भक्त, दुखी, मलान्मुख, इनको दैवज्ञ यदि नहीं बतलाता है तो उसका उत्तर विफल हो जाता है। अर्थात जो भक्त है, दुखी है, इसको जरूर बताना चाहिए, नहीं तो आप ही अपना सब्जेक्ट भूल जाएंगे। अतएव इनके प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया किसको उत्तर देना और किसको नहीं देना है, ये भी आप लोगों ने समझ लिया। यहां कहा जाता है कि प्रश्नकर्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि प्रश्नकर्ता धूर्त है कि नहीं है, या आपको उसका परीक्षा ले लेना चाहिए। तो कैसे परीक्षा लेंगे? तो जो प्रश्न लगन बनेगा उससे आप उसकी परीक्षा ले सकते। तो वही कहा गया है, विद्या वै ब्राह्मण माजगाम गोपाय माम सेवाधिस्ते अहम अस्मि असूय काय निजवे सठाय न माम बुरुयाय वीर्यवती तथा श्यामिति। पंडित को चाहिए कि वह पहले लग्न बल से प्रश्नकर्ता की परीक्षा करे, लग्न बल देख करके प्रश्नकर्ता की परीक्षा करे, यह सीधा है या कुटिल है। परीक्षा करने के बाद प्रश्न फल कहे। लग्न बल से प्रश्नकर्ता के चित्त की गति और दैव कर्म पाक प्रकट हो जाता है, तो उसके चित्त की गति कैसा है ये लग्न बल से प्रकट हो जाता है।
तब कैसे प्रकट होता है? ऋजुर यम ऋजुर वाह्यम प्रष्टा पूर्वम परीक्ष लग्न बलात्, वही लग्न बल से जो आपको बोला है। गणकेन फलम वाच्यम, उसकी गणना करने के बाद फल बोले। दैवम तच्चित्तगम स्फुरित, क्योंकि लग्न बल से उसके चित्त की गति, चित्त की चंचलता का पता चलता है। उसके बाद कहता है लग्नस्थे शशिनी सनो केंद्रस्थे गे दिनेश रश्मि गते भौम गयो समदृशा लग्न गज लग्न लग्न ग चंद्रे निजुः पृष्ठा लग्ने शुभ ग्रह युते सरलः पुरान्युते भवेत् कुटिलः लग्नस्थे सौमदृशा विधु गुरु दृष्टया च सरलो अयम यदि गुरु बुद्ध योरेक पश्यत्यस्ताधिपंच रिपु दृष्टया तत्कुटिलः पृष्ठा खल्वन योरेकस्तयोः साधु। ये जो है वो कुटिल है, सज्जन है, अच्छा है, कैसा है? तो ये ग्रहों की कुछ स्थितियों को बता करके आपको ये बताना चाहता है। तो कह रहा है कि यदि लग्न में चंद्रमा और केंद्र स्थान में शनि और बुध अष्टंगत हो, अथवा लग्न में स्थित चंद्रमा मंगल बुध द्वारा समान दृष्टि से देखा जाता हो, तो समझ लें कि प्रश्नकर्ता का चित्त सरल नहीं है, कुटिल है। ये 2-3 श्लोक ऐसा है कि इसको रट लेना है। क्या कह रहा है? लग्न में चंद्रमा हो, अच्छा माना, आगे पढ़ेंगे लग्न में चंद्रमा अच्छा है, लेकिन साथ में क्या है? केंद्र स्थान में शनि और बुध अस्त हो जाए, या लग्न में जो चंद्रमा है वो मंगल और बुध के द्वारा देखा जाए, अर्थात मंगल बुध सप्तम में बैठा हो, तो ये पता चल गया कि ये प्रश्नकर्ता सरल नहीं है, कुटिल है। यदि लग्न में शुभ ग्रह हो तो प्रष्टा का चित्त सरल होता है, गुरु शुक्र बुध जैसे ग्रह हो लग्न में, तो जो प्रश्न करता है वो अच्छा होता है, सरल होता है। यदि क्रूर ग्रह हो तो कुटिल जानना चाहिए, शनि मंगल राहु केतु हो तो कुटिल जानना चाहिए। यदि लग्न में 7वें स्थान में शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो प्रश्नकर्ता का स्वभाव सरल है, ऐसा जानना चाहिए। यदि बृहस्पति और बुध दोनों ग्रह सप्तमेश को दृष्टि से देखते हो, सप्तमेश को शत्रु दृष्टि से देखते हो, मित्र दृष्टि शत्रु दृष्टि आप लोगों को याद है। यदि बृहस्पति और बुध ये दोनों ग्रह सप्तमेश को शत्रु दृष्टि से देखते हो तो प्रश्नकर्ता कुटिल है, तथा इन दोनों में से एक भी मित्र दृष्टि से देखता हो तो प्रश्नकर्ता सरल स्वभाव का है, यह जानना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये परीक्षण हो गया। किसका परीक्षण हो गया? तो प्रश्नकर्ता। क्योंकि यदि कुटिल है तो उसका जवाब यदि शंकर भगवान भी दे रहा है तो भी सही नहीं होगा, तो हम और आप जवाब दे करके कहाँ तक सही कर पाएंगे? समझ में आ गया? तो हम लोगों को जांच करने की जरूरत नहीं है, जवाब दे देंगे, वो अपना समझे सही हुआ गलत हुआ, कहाँ करना है। अगर कुटिल है, प्रश्न कर रहा है, बदमाश आदमी है, नहीं जवाब देंगे तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार न करे तो अपना भी तो जान बचाना है, इसीलिए हम जवाब दे देंगे। अब सच हो या ना हो, गोल गोल घुमा के दे देंगे, ऐसा करोगे, ऐसा करना तब तुम्हारा ये अच्छा होगा। वो ना ऐसा करेगा ना वैसा करेगा, सीधे कार्य करेगा तो अच्छा नहीं होगा, फिर आएगा ये वाला काम किए थे, नहीं किए थे, पंडित जी भूल गए, तब कहाँ से उम्मीद करते हो कि तुम्हारा काम अच्छा हो जाए? जाओ मेरे यहाँ दोबारा मत आना।
पंडित जी तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, जो आचार्य हैं वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, उनको अपना कैसे उनका भला हो सके वो जानते हैं। तो कुटिल है या सरल है, इसका परीक्षण कर लेना चाहिए, ये जरूरी है। आगे हम हमेशा बताते हैं कि प्रश्न में लग्न की महत्ता बहुत अधिक है। आधे प्रश्न का हल तो सिर्फ सिर्फ लग्न कर देता है और उसमें स्थित राशि कर देता है कि किसका लग्न है और लग्न में कौन सी राशि स्थित है। आधे प्रश्नों का हल तो वहीं से मिल जाता है। बाकी का आधा प्रश्न का उत्तर के लिए ढेर सारे कॉम्बिनेशन पढ़ने पड़ते हैं। तो आधे के लिए तो तैयार हो ही जाएंगे, इतना तो हम कर ही देंगे, और आधा आपको अभ्यास से आ जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और ताजिक नीलकंठी आप लोगों को मिला है जीवेश जोशी? जी गुरुजी। हाँ, तो जी उसमें मिला है प्रश्न, गुरु। हाँ उसमें जाकर के प्रश्न तंत्र को पढ़ना है, क्योंकि हम रामचंद्र पाठक वाली पढ़ाते हैं, तो यही वाला आपके पास होना चाहिए, ताकि पेज नंबर और अध्याय संख्या बोले तो आप खोल के देख सकें। ठीक है ना? अब कहा जाता है अभी कितना नंबर पेज पढ़ा रहे हैं गुरुजी? 265। जी थैंक यू। अथ यत्र बहवः प्रश्ना युगपत संभावन्ति तत्र निरूपण प्रकार चंडेश्वर प्रश्न विद्यायाम। अभी तक तो कुटिल आदि के बारे में सोच रहे, अब कहता है अथ यत्र बहवः प्रश्ना, अब बहुत सारे प्रश्नों का अगर आपके पास उत्तर मांगने के लिए आ जाए तब आप क्या करेंगे? तब लिखता है आदिमो लग्नतो ज्ञानम चंद्र स्थानात् द्वितीयकम सूर्य स्थान तृतीयम चातुर्यम जीव गृहात् भवेत् बुद्ध भृगोर बलि यह स्यात् गृहात् पंचमम पुनः रास्यानुरूपम कथयेत संज्ञाध्यायोक्त बद बुधः। यहाँ तो 5 प्रश्नों का उत्तर देने का नियम बता दिया। आप लोग लिखिएगा प्रश्न का उत्तर पहला, ऐसे लिख लीजिए प्रश्न का उत्तर, अंडरलाइन करके लिखिए। पहला प्रश्न लग्न से, दूसरा प्रश्न नीचे लिखिएगा दूसरा चंद्रमा से, तीसरा सूर्य से, चौथा बृहस्पति से, पांचवा बुध और शुक्र में जो बलवान हो उससे, यहाँ संज्ञाध्याय में कहे गए राश्यानुसार धातु रूप रंग आकार गुण आदि के प्रभाव से प्रश्न का शुभाशुभ फल कहना चाहिए। तो पहला लग्न से, दूसरा चंद्र से, तीसरा सूर्य से, चौथा गुरु से, पांचवा बुध और शुक्र, इन दोनों में से जो बलवान हो उससे। ये याद हो जाएगा, इसको रख लेना। ये ताजिक नीलकंठी बताता है, हम क्या बताते हैं? पहला लग्न से, दूसरा चंद्र लग्न से,
तीसरा नवांश पत्रिका के लग्न। तो तीसरा ये नवांश पत्रिका के लग्न से जो मैंने बोल दिया, ये कैसे होगा ये मैं आपको बता दूंगा। और मैं तीसरे प्रश्न तक जाते जाते क्रोध में आ जाता हूं। चौथा और पांचवा प्रश्न किसी को बताता नहीं, क्योंकि सबकी एक सीमाएं हैं और उस सीमाओं में रहकर ही प्रश्नों का उत्तर देना ठीक है। और पहले ही कहा गया है कि स्नान कीजिए, हाथ में फल फूल रखिए, नारायण को याद कीजिए और कम से कम शब्दों में एक प्रश्न पूछिए। लेकिन यहाँ कई प्रश्नों के जवाब की बात आ जाती है कि कितने प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। तभी आप लोगों के साथ पत्रिका शेयर करते हैं। आप लोगों के सामने आ गया होगा, यहाँ पहला लग्न से और दूसरा चंद्र से, तो चंद्रमा भी लग्न में ही है, समझ गए। ये अभी का पत्रिका लगाए हैं। तो यदि हमको यही प्रश्न 26 के जगह हम 25 कर दिए, 25 अप्रैल 2024 को आया, तो भी लग्न थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। समय चेंज कर दीजिए गुरु जी। हम्म। खाली अलग हो जाए आप लोगों को समझाने के लिए। तो पहला प्रश्न लग्न से, लग्न को हमने ये देखा, लग्न से प्रश्न का उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न चंद्रमा से, चंद्रमा को लग्न बनाया, इससे उत्तर देंगे। तीसरा प्रश्न सूर्य से, तो सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य को लग्न बनाया तो उत्तर देंगे। चौथा प्रश्न गुरु से, तो अब सूर्य गुरु साथ में है, हम इसको अलग नहीं कर सकते, तो यहाँ से बुध और शुक्र में जो बलवान हो उससे पांचवा प्रश्न। तो यहाँ शुक्र, बुध नीच का है और शुक्र उच्च का है, तो शुक्र ज्यादा बलवान है। यहाँ भी षडबल में भी देख लीजिए, बुध कमजोर है और शुक्र बलवान है, तो पांचवा प्रश्न शुक्र से। क्या क्या आने लगता है, तो इसको लगन में डाल करके आंसर दे देंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, पहला प्रश्न लग्न से, तो इसको लगन में डाल करके दीजिए। दूसरा प्रश्न चंद्र लगन से, इसको डालिए। तीसरा प्रश्न नवांश पत्रिका का लग्न क्या है, सिंह, तो सिंह लगन को हम लगन बना देते हैं, इससे उत्तर दे देते हैं। क्लियर हो गया। तो हम इसी तरह से 3 प्रकार का उत्तर देते हैं, पहला लग्न से, दूसरा चंद्र से और तीसरा नवांश पत्रिका के लग्न से। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ न तो कोई यजमान ऐसा जो स्नान करे, फल वल हाथ में रखे, फूल हाथ में रखे, नारायण का स्मरण करे और ब्राह्मण को आदर पूर्वक बुलवाए, वो पूर्वाभिमुख बैठ सके, ऐसे आसन की व्यवस्था करे और फिर कम शब्दों में एक प्रश्न करे। ऐसा यजमान मिलना बहुत मुश्किल। ये विज्ञान है, इसको नहाने से, पूजा पाठ से क्या लेना देना। भगवान का नाम लीजिए फिर आइए। आप ही लोग तो बोलते हो कि ज्योतिष विज्ञान है, तो फिर ये कैलकुलेशन पे चलता है, तो फिर क्या फल और फूल की बात है। चलिए, जो भी मानना हो मानिए। अब पहले भी ये चलता था, अब थोड़ा सा मैं बताता हूं कि प्रश्न लग्न कैसे बनाएं। वर्तमान समय में ये सबसे बड़ी चिंता हो गई है। अभी आप लोगों का मन होगा कि गुरु जी एक लगाइएगा, तो प्रश्न लगन हम पढ़ा रहे हैं, आप प्रश्न लगन लगवा रहे हैं।
बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है कि अभी वृश्चिक लगन होगा, अभी धनु होगा, अभी कन्या होगा, तो भी कह रहे हैं लगाइएगा तो जरा। क्लियर है? तो ऐसे स्थिति में हम और आप क्या करते हैं, गलत करते हैं। यहाँ गलत का भेद कैसे दूर किया जाए? तो हम साधारण वे में लोगों को कहते हैं कि आंख बंद कर लीजिए और भगवान का नाम लीजिए, और 1 से 12 तक में एक नंबर हमको बता दीजिए। फिर से दोहराते हैं, हम क्या कहते हैं, आंख बंद कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, और 1 से 12 तक में एक नंबर हमको बता दीजिए। तो उसने बताया 7 या 8 या 9, जो भी बताया। उसने बताया 7, तो हम 7 को लगन बना दिए और इसी को प्रश्न लगन मान लिए। ठीक है? उसने बताया 5, तो 5 को लगन बना दिए। इससे उसके पहले प्रश्न का उत्तर देंगे, दूसरे प्रश्न का उत्तर चंद्रमा से देंगे, तीसरे प्रश्न का उत्तर सूर्य से देंगे, चौथे प्रश्न का उत्तर गुरु से देंगे, और 5वें प्रश्न का उत्तर यहाँ बुध और शुक्र में से जो बलवान हो उससे देंगे। ये हो गया। हम पहले प्रश्न का उत्तर, जो नंबर पूछा था 5 बताया, उससे देंगे, दूसरे प्रश्न का उत्तर चंद्रमा से देंगे, और तीसरे प्रश्न का उत्तर यदि लग्न 5 नंबर का है तो 5 नंबर से ही देंगे। इससे विपरीत नहीं जाएंगे। पुराने जमाने में क्या होता था, फल लेके आया है, अच्छा ठीक है, गिनो कितना फल है, ठीक है ना, तो 5 फल है गुरुजी, तो 5 नंबर का लगन बना दिया। 7 फल है गुरुजी, 7 नंबर का लगन बना दिया। 23 फल है गुरुजी, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 12 कुंभ लगन बना दिया। या चांदी का स्लेट होता था, उस पे ये 12 खाने बने होते थे और उसमें नंबर लिखे होते थे, उसके ऊपर फूल ढक दिया जाता था। कई जगह इसका वर्णन है, और कहता था कि इसमें कहीं हाथ रखो, जहां हाथ रखा वहां से फूल हटाया, जितना नंबर निकला उतने नंबर का प्रश्न लगन बनाया और फिर जवाब दिया। तो ये प्रश्न लगन बनाने का नियम था। तो हम वो भी नहीं रखते, फूल भी नहीं रखते, हम इतना ही रखते हैं कि आपके मुख पे सरस्वती बैठे, आप भगवान का नाम लो और एक नंबर बता दो। लेकिन यदि आपसे आप आ जाओगे मेरे पास, जिसको प्रश्न लगन आपने पढ़ लिया है, उससे कैसे पूछेंगे? उसको तो पता है कि सिंह राशि शीर्षोदयी है, तो 5 नंबर बोल देंगे। तो जिसको ये पता नहीं है उससे हम ये पूछ सकते हैं, लेकिन जिसको ये पता है तब तो पर्ची बना लो भाई, 12 पर्ची बना लो, 1 से 12 तक। बचपन में बड़े खेल खेला करते थे, चोर सिपाही, है ना, राजा मंत्री। तो उसमें लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और वो पर्ची पकड़ा दीजिए, एक पर्ची उठा लो, 12 नंबर आया, 11 नंबर आया, 9 नंबर आया, 2 नंबर आया, उसको लग्न बना दो और उसी से प्रश्न लग्न देखो। यही वर्तमान समय का सरलतम उपाय है। नहीं तो प्रश्न लग्न क्या कहा जाता है? जिस समय प्रश्न किया गया हो उस समय जो लग्न पूर्वी क्षितिज पे उदय हो रहा हो वही प्रश्न का लग्न होगा। जैसे अभी कोई प्रश्न करेगा
तो अभी का टाइम लगाएंगे, आज का डेट लगाएंगे, और प्रश्न क्योंकि हम दिल्ली में बैठ करके सुन रहे हैं तो दिल्ली हम उसके स्थान के रूप में लगाएंगे। समझ में आ गया? यदि यही प्रश्न हम बिहार चले गए हैं, भागलपुर में बैठे हैं, आप प्रश्न कर रहे हो, तब हम कहाँ हैं? बिहार में बैठे हैं, तो बिहार का भागलपुर लगाना पड़ेगा स्थान। प्रश्न का जन्म वहां हुआ, वहां मेरे कान में प्रश्न पैदा हुआ। लेकिन हमने कहा आज के परिवेश में जिस प्रकार का चल रहा है उसमें हम जो प्रयोग करते हैं वो आप लोगों को बता दिए, बाकी आप लोग जैसा समझें। अभी का समय लगा करके देखना चाहे तो अभी का समय लगा करके देखें, हमारे तरह नंबर पूछ के देखना चाहे तो नंबर पूछ के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न ले लेते हैं। ओम प्रकाश कुमार जी। जी सर। इसमें ये क्वेश्चन था कि पहले तो जो अगर हम नंबर उनसे लेते हैं उसमें नवांश कैसे लेंगे, और दूसरा अगर हमको उनसे क्वेश्चन में कई बार फोन से वो लोग फोन करते हैं, आप ट्रेवल कर रहे हो तो उस समय अगर हमको लिया और फिर हम उसको 4 घंटे बाद प्रोसेस करने के लिए बैठेंगे, तो उनसे नंबर लेकर फिर वो 4 घंटे बाद वाला पोजीशन देखेंगे, या मोबाइल में जिस समय 5 मिनट का बातचीत हुआ उसमें से बीच का कोई टाइम लेके करेंगे, ये कैसे करेंगे? अपने अपने अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सोचेंगे कि जिस समय फोन आया उसी समय पंडित जी बताइए हम कॉन्ट्रैक्ट भर रहे हैं, कल हमारा होगा कि नहीं होगा, आप नीचे निकाले टाइम नोट कर लिए, ठीक है, घर जी जाइए वही वाला टाइम लगा लीजिए, जी ये हो सकता है। या आप उसी समय बोलिए 1 से 12 तक में एक नंबर बता दो, 2-3 घंटे बाद संपर्क कर लेना। भगवान का नाम लेके एक नंबर बोलो, वो भगवान का नाम लेके एक नंबर बोलेगा, वो नंबर आप नोट कर लीजिए, घर जा करके उससे बनाइए। अब बताए नवांश पत्रिका के लिए डिग्री, तो जिस समय आपके पास प्रश्न आया उस समय की डिग्री को जो नंबर बोला गया है उसकी डिग्री मान करके नवांश पत्रिका बना सकते। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, हम अपने अभ्यास में इसी को रखे हुए हैं। जी ठीक है। तो उस समय जैसे अगर हमने मान लीजिए कि लगन जो है 12 डिग्री का था और मेष का लगन आया और हमने 5 नंबर बोला, तो हम उसको 5 से रोटेट करेंगे और वहां पर और 12। 12 डिग्री लगन बना देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। और कोई प्रश्न ओम प्रकाश जी? चलिए विश्वजीत कुमार। नहीं, बस हो गया, थैंक सर इसमें दो क्वेश्चन है मेरा। एक कि जैसे आपने बताया कि जहाँ पे हम बैठ के मतलब प्रश्न का जवाब दे रहे हैं उस स्थान को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक जगह मतलब मैं ऐसे ही कोई रैंडम बुक पढ़ रहा था, तो वहां पे भी ये था कि प्रश्नकर्ता के मन में जिस समय सवाल उठा वो किस स्थान पे बैठा है वो एक पार्ट बनता है, और कुछ जगह पे ऐसा वर्णन है कि जहां से हम जवाब दे रहे हैं उस जगह को लेना है, उस स्थान को कंसीडर करना है। तो ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में एक, जैसे आपने भी बताया कि मेरे कान में उस समय सवाल जन्म लिया और प्रश्नकर्ता के मन में वो सवाल उस स्थान पे जन्म लिया, तो फिर इस केस को कैसे हम लोग हैंडल कर रहे हैं? प्रश्नकर्ता के मन में तो प्रश्न है ही, हम्म। तो वो गर्भ हो गया, ठीक है। वो जन्म तो मेरे कान में लिया ना, अच्छा ठीक है। तो जहां जन्म लेगा वहां का महत्व होगा। तो मतलब आप मैं अगर बंबई में बैंगलोर में बैठ बैठ। करके प्रश्न प्रश्न सोच रहे हो, कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब आपने प्रश्न कर दिया तो प्रश्न जहां हुआ वहां लेना देना है। इसीलिए इन सारे दुविधाओं को दूर करने के लिए हमने पुराने जो प्रथा है उसको निकाला, और जैसे हमने कहा था ना कि वो चांदी का प्लेट बना के उस पे नंबर लिख करके फूल से ढके रखते हैं, वैसे ही रेंडम एक नंबर पूछ लेते हैं, उससे काम चल जाता है। समझ गए? तो आप इसमें से हम अभ्यास में यही लाते हैं कि जहां हम बैठे हैं वहीं से जवाब जाएगा प्रश्न का, और जन्म वही हुआ प्रश्न का। ठीक है ना? जी गुरुजी, लेकिन इसमें एक दुविधा पैदा हो रही है कि जैसे मान लीजिए कि मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास अगले 1 घंटे के अंदर कम से कम 7 कुंडली आ गई,
तो सातों के लिए अगर हम लग्न को सिर्फ मान के चले, जैसे लग्न से पहला उत्तर हम देते हैं, तो लग्न तो सातों क्वेश्चन पे सेम रहेगा, तो फिर तो ये सबके लिए सेम ही आंसर आ जाएगा। इसीलिए तो हमने बताया कि भगवान का नाम लो और एक नंबर बोलो। अच्छा, ठीक है। बात और समझे दूसरा विष्णु जी? सब, जी जी। ये बड़ा, ये यही कारगर है। मैं इसी पे प्रैक्टिस करता हूँ। मैं हम्म, और किसी चीज पे प्रैक्टिस ही नहीं करता। प्रश्न लगन के लिए मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ, भगवान का नाम लो, एक एक नंबर बोलो। हाँ सर। सर इसमें एक चीज ऐसा हो सकता है क्या, जैसे कि अब ये जो प्रश्न लेने वाला है, ये तो आपने कहा कि ज्योतिषियों के लिए वो स्वाभाविक है, अलग हो जाएगा, और सामान्य आदमी के लिए अलग हो जाएगा। इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए अगर हम लोग मन ही मन एक फार्मूला बना लें कि जो भी नंबर आएगा उसका आधा करके एक जोड़ देंगे, और तब हम उससे मांगे कि 30 से लेकर 40 के बीच का नंबर बताइए, और वो फार्मूला लगा के उसको चेंज कर दें, डिकोड कर दें, ऐसा संभव है क्या गुरु जी? ऐसे करना ठीक रहेगा? कर सकते हैं आप, अपने अभ्यास में ऐसा ही ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी। आप देखिए, प्रश्न लग्न के लिए मैं बड़ा निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि प्रश्नकर्ता को और दैवज्ञ को, ज्योतिषियों को, दोनों को ईश्वर के प्रति विश्वास अधिक होना चाहिए। समझ गए ना? जी। जितना आपका विश्वास उनके प्रति अधिक होगा, उतना ही प्रश्न आप अच्छे भली भांति समझ सकेंगे और उसका उत्तर दे सकेंगे। कैलकुलेशन है, मैं मना नहीं करता, लेकिन जितना आपका मन शांत होगा, चित्त विचलित नहीं होगा, ठीक है ना, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, उतना ही आप इसका सरल उत्तर दे सकेंगे। अन्यथा देख रहे हैं ना, लग्न में ही उलझ रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बोलिए। गुरु जी, दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और था कि जितना हमने इसमें टर्म्स एंड कंडीशन बनाए हैं कि जातक को पूरा पूर्ण भगवान पे विश्वास होना चाहिए, भगवान को याद करके करे, लेकिन आज के जमाने में जो कलयुग चल रहा है, इस जमाने में तो आधे लोगों को ज्योतिष के बारे में मतलब लगता है कि पता नहीं क्या है, उनको पता ही नहीं है कुछ, मेरे 10th में कितने परसेंट नंबर आएंगे, तो वो लोग तो क्या ही इन चीजों को फॉलो कर पाएंगे, और हम कभी इसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे। फिर तो हमारा इंट्यूशन और जो जैसे टैरो में अंतरात्मा की आवाज है, बस वही उसी बेसिस पे काम करना पड़ जाएगा। नहीं नहीं यार, एक नंबर तो पूछ ही सकते हो। अब ठीक है। सामने वाले को इतना भी नास्तिक है तो छोड़ दो, क्या करना है उसको बता, फिर वो ज्योतिष पूछता ही क्यों है? समझ रहे हो? जी जी। हम काम ठीक है। उसके लिए करेंगे, हम हथियार उसके लिए बनाएंगे जो उसको चलाएगा, जो यूज करेगा, ठीक है ना। अब हम हथियार बना दिए और पंडितों को पकड़ा दिए, वो चला ही नहीं सकता, उसको क्या मतलब? हम जिस विधा को लेकर के चल रहे हैं उसको मानने वाला होगा, तभी तो हमारा वो विधा आगे बढ़ेगा। नहीं तो नहीं, जी उसको दसवें का नंबर चाहिए, परसेंटेज नंबर चाहिए, कल लड़की से बात होगी कि नहीं होगी ये भी चाहिए उसको पंडित जी से। जी। जी। तो थोड़ी देर के लिए उसको भगवान का नाम लेने के लिए बोलो और एक नंबर निकालने के लिए बोलो, तो कुछ तो वो जय श्री राम बोल करके या हनुमान जी को याद करके कुछ ना कुछ उसका मन होता है, परिवर्तित होता है। उसको बोलो चित्त को जी। शांत करो। जिस किसी भी देवी देवता को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, खुदा को मानते हो, ईसा मसीह को मानते हो, जिसको भी मानते हो, गुरुदेव को मानते हो, गुरु गोविंद सिंह को जिसको भी मानते हो, उनका ध्यान करके एक नंबर बोल दो। इसमें 99% लोग ठीक है, हम किसी को नहीं मानते, नहीं मानते तो जाओ खुलो यहाँ से, क्या दिक्कत है? एक कस्टमर को भगा दिए, कान पकड़ के उठा के क्लास से बाहर कर दिए, तो क्लास में तो और जी। जी। सारे विद्यार्थी पढ़ेंगे ना। जी सर। तो इसीलिए इसमें ज्यादा अपने तरफ से प्रतिबंध मत लगाओ। सामने के प्रतिबंध को हम किस तरह से, सामने से जो प्रतिबंध आएगा उसका सामना कैसे करेंगे, उसको जी। सोचने की जरूरत है, खुद पे प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। कुमार जी सर, प्रवीण। थैंक यू। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, प्रणाम। जैसे जो पहला श्लोक बताया था आपने कि राजा जो है हाथ में फल लेके पूर्वाभिमुख होकर क्वेश्चन पूछता है, तो जब क्वेश्चन पूछने वाला पूर्वाभिमुख होगा तो फिर जो बताने वाला पूर्वाभिमुख कैसे होगा गुरु जी? बताने वाला ही पूर्वाभिमुख होगा।
नहीं, राजा पूर्वाभिमुख के क्वेश्चन पूछ रहा था ना गुरु जी, जो आपने पहले बताया। हमने क्या बताया कि आज आपको बोला ना ऑफिस खोलिएगा तो पूर्वाभिमुख बैठिएगा, जी 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 तब अब इसे और क्लियर क्या बोलेंगे। जी जी। थैंक यू। और बताइए। भारती, बब्बर, अनेजा, काम तो गुरुजी पूरा जो है सो एकदम बब्बर शेर वाला है। गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी थोड़ा सा, वैसे तो वो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, जैसे गुरुजी मान लो मैं किसी को प्रश्न कुंडली का आंसर दे रही हूँ, तो अभी मैं बेंगलोर में बैठी हूँ तो फिर मैं स्थान बेंगलोर डालूंगी, और अगर मैं दिल्ली में बैठी हूँ तो फिर जो ज्योतिष जहां से उत्तर दे रहा है वही उसका स्थान होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी वही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उन्होंने पूछ लिया था, लेकिन फिर भी अगर किसी ने मुझसे पूछा लेकिन मैंने 2 घंटे बाद देखा, तो जब मैं देख रही हूँ वही एग्जैक्ट समय डालूं? ये कंफ्यूजन दूर कर लो। तुमको जी वही डालना है वो डालो, जिस समय प्रश्न पूछा था वो डालना है वो डालो। या हमने 2 प्रक्रिया बताए, सिलेक्ट रखो, एक नंबर पूछो, सिलेक्ट पे फूल रख के उंगली रखवाओ, जैसे भी पूछना है जो भी डालना है वो डालो। सारे प्रक्रिया तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, जिसपे तुम अच्छा अभ्यास कर सकती हो वो तुम्हारे लिए फ्रूटफुल हो। ठीक लेकिन है गुरु। वर्तमान समय में जो स्थिति है, इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या कि हम क्या प्रैक्टिस करते हैं वो बता दें तुमको। जब जी हम प्रैक्टिस जो करते हैं उसके ऊपर अगर तुम लोगों को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है तो इसको इससे ज्यादा तो और हम कुछ नहीं बता सकते। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा आजकल नहीं है। आजकल तो हमने पहले ही कहा ना कि जब मर्जी में होगा सुबह उठेगा, भैया हाँ सो रहे हो क्या, नहीं अरे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए था, लो उस समय प्रश्न कर लेगा। उसको जब मर्जी में होगा वो प्रश्न करेगा। तो ऐसे स्थिति में हमको अपने तरफ से क्या अच्छा हो सकता है जी उसको मानने की जरूरत है। तो हमारा अभ्यास आपके प्रश्न के समय पर नहीं है, हमारा अभ्यास 2 घंटे के बाद के समय पर नहीं है। हमारा जी अभ्यास है कि हम एक नंबर पूछेंगे, उस नंबर से हमारा काम चलता ठीक है गुरुजी, थैंक यू। है। राकेश शर्मा जी। गुरु जी, गुरु जी जब हम नंबर पूछकर लगन बनाएंगे तो लगन की डिग्री कैसे निर्धारित होगी? अभी तो बताया, जो उस समय का डिग्री होगा वही डिग्री लगा देंगे। उस समय लग्न की कुछ ना कुछ डिग्री चल रही होगी ना, जी, कोई भी राशि कोई भी लग्न की डिग्री चल रही होगी, उसी को तो ले वो लेंगे हम। वही डिग्री हम ले लेंगे। जी, ठीक। नमस्कार। चलिए, और ब्रह्मदत्त जी आपका क्या प्रश्न है। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम बोले। प्रणाम प्रणाम। हाँ, क्षमा चाहूंगा गुरु जी, मैं थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, मेरे 2 प्रश्न हैं गुरु जी, छोटे छोटे। कि देवज्ञ जो है वो पूर्व की ओर मुख करके बैठेगा, तो जो जजमान होगा उसका मुख किस ओर होना चाहिए? जहां जौन मुख बैठे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब जिस मर्जी दिशा में वो कर सकता है, चाहे पश्चिम की जी ओर हाँ। हो, चाहे उत्तर जी की ओर, हाँ। दक्षिण जी हो हाँ। कहीं। जी अच्छा, हाँ। दूसरा प्रश्न मेरा ये है गुरु जी, कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 4 जजमान आ गए, तो एक ही लगन में मान ले 2 घंटे का लगभग लगन होता है, तो उसमें प्रश्न करते हैं, तो हम पहला प्रश्न, जो पहला जजमान है उसका उत्तर हम दें लगन से, दूसरे जजमान का जवाब दें प्रश्न का चंद्रमा से, तीसरे का जवाब दें सूर्य से, चतुर्थ का जवाब दें बृहस्पति से, और पंचम का शुक्र और बुध में से जो बली। क्या ये ठीक है गुरु जी? नहीं सर, हमने तो ये पढ़ाया ही नहीं। हमने तो ये पढ़ाया कि एक ही जजमान यदि 5 प्रश्न पूछें अच्छा। तो हमारे नीलकंठी में लिखा है कि पहले प्रश्न का उत्तर लग्न से, दूसरे प्रश्न का चंद्र लगन से, तीसरे प्रश्न का सूर्य लगन से, चौथे प्रश्न का गुरु को लग्न बनाकर, पांचवें में बुध और शुक्र में जो बलवान हो उसको लग्न बनाकर। ठीक ठीक है गुरु जी, ठीक और है, यदि मतलब आपके पास एक ही साथ 4 लोग आ गए हैं तो जी, चारों लोगों से नंबर पूछ लीजिए, अलग अलग नंबर बोलेगा सब। ठीक है गुरु जी, ठीक है। एक साथ ये थोड़ी बोलेगा तो दुविधा दूसरा थी। बैठा हुआ सोच रहा होगा हमको साथ नहीं बोलना है, 9 बोलेंगे, पहले ठीक सोच है। लेगा वो। समझ गए ना। जी 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 जी।
ठीक है गुरु जी, ये मेरी दुविधा थी, मैं कहा इस तरह से भी क्या आगे हो सकता है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद गुरु। हम अमूल चूल परिवर्तन करके भी नहीं चलते। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसा अभ्यास कीजिएगा वैसा रिजल्ट मिलेगा, समझ गए। जैसा अभ्यास कीजिएगा वैसा। अब हम लोग सीधा लिखते हैं, ठीक है ना। आली बेते रे वाला क्या करता है, उल्टा लिखता है, समझ गए ना। हम लोग पेज के पहले पेज से लिखते हैं, वो पिछले पेज से लिखना प्रारंभ करता है। हम लोग हाथ को इधर से धोते हैं, वो लोग इधर से धोना प्रारंभ करता है। उसका अभ्यास है, वो उसको संतुष्टि इधर से धोने में है। हम अगर इधर से धोएंगे तो हमको लगेगा क्या कर रहे हैं। तो अभ्यास जहां हो जाए वही सरल हो जाएगा। इसीलिए पहले दिन अपने आप को मन में ये तैयार कीजिए कि हमारा अभ्यास कैसा हो, हम किस प्रकार का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। चलिए आगे एक श्लोक और पढ़ते हैं। कहता है सम्यग विचार्य लग्नम ब्रूयात प्रश्नम सकृत यथा शास्त्रम यश्चवेकम ब्रूते असो तस्य न मिथ्या भवेद वाणी। जो ज्योतिष अच्छे प्रकार से शास्त्रानुसार लग्न का विचार करके केवल एक ही प्रश्न को कहता है, उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती। अब यही श्लोक जो है ना, जो ज्योतिष अच्छे प्रकार से शास्त्रानुसार, शास्त्रानुसार का मतलब है ना कि भगवान को याद करना है, पूर्वाभिमुख बैठे ज्योतिषाचार्य को बुलाना है जो पूर्वाभिमुख ही बैठता है, ठीक है ना। और अगर हम अलग से प्रश्न लग्न के विषय में 12 में से एक नंबर पूछते हैं, या अभी जो बोला था कि 30-40 नंबर, 40 नंबर से एक नंबर बोलो तो 20 बोलेगा, या 24 बोल देते हैं कि 24 में से एक बोलेगा तो हम जो उसका आधा करके एक जोड़ देंगे, तो 12 + 1 13 हो गया, उसमें से 12 घटा देंगे, एक नंबर मेष लगन हो गया। 23 बोलेगा तो 23 में से 12 निकाल देंगे तो 11 नंबर आ गया। ऐसे आधा निकाल के एक जोड़ देंगे। तो उस तरह से भी कोई भी प्रैक्टिस जिस पे कर लो, ताकि कुछ वो जाने कुछ आप जानो, बाकी लगन निकल गया आपका, उसके ऊपर प्रैक्टिस होगा, ठीक है। यही कहा गया है कि जो शास्त्रानुसार एक प्रश्नों का उत्तर देता है, इसको पुनः दोहराया गया है। ये बीच में बता दिया गया आपको कि आप लग्न से उत्तर दीजिए, सूर्य से उत्तर दीजिए, चंद्रमा से उत्तर, सबसे उत्तर दीजिए, लेकिन आखिरी में ये बता दिया गया है कि एक ही प्रश्न का उत्तर जो है वो सही है, अनेक प्रश्नों का उत्तर सही होगा कि नहीं होगा ये जरूरी नहीं है। तो कहता है केवल एक ही प्रश्न को कहता है, उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। और जो कई एक प्रश्नों को कह रहा है उसकी वाणी मिथ्या नहीं होगी तो क्या होगी, समझ रहे हैं ना। तो उसकी वाणी मिथ्या हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में एक से अधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। आप लोग मन में आज जो भी बात बताए, ये 2-3 दिन आपके पास समय है, फिर ट्यूसडे को हम पढ़ाने के लिए आएंगे। तब तक ये अपना कैसे चलना है, क्या देखना है, कैसे देखना है, इसको फिक्स कर लीजिए। फिर आगे हम लोग उसी पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसको फिक्स कर लीजिएगा। मन में बहुत विचार आते आते हैं, आने जाने दीजिए, ठीक है ना। बाकी कोई कष्ट होगा तो हम हैं ही, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रश्न लग्न है वो
प्रश्न करने के समय जो लग्न उदित होता है उसी को प्रश्न लग्न बोलते हैं। लेकिन मैंने बोल दिया कि आज के परिवेश में उस लग्नों से उत्तर देना बिल्कुल ही सही नहीं है, इसीलिए हम अपने प्रश्न का उत्तर देने के प्रवृत्ति को बदल चुके हैं। ठीक है ना, आज इतना ही रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।